नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मानसून की चाल यहां पर लगातार स्लो है। अगर जून 1 से जून 16 की बात की जाए तो 35% बिलो नॉर्मल अब यहां पर मानसून बनता हुआ नजर आया है। जो लार्ज डेफिशिएंसीज हैं वो यहां पर महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में हैं। और किस तरह की लेटेस्ट यहां पर अब खबर है, जानने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सांतिया गोरा हैं। सांतिया, क्लियरली जो मुश्किलें हैं वो आगे बढ़ती ही जा रही हैं। आसान कुछ नहीं हुआ अभी तक भी और आधा जून निकल चुका है। बिल्कुल। और मनीषा, बुरी खबर यह है कि अगले कुछ दिनों तक भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वहीं का वहीं मॉनसून पश्चिमी जो हिस्सा है भारत का वहां पे अटका हुआ है और 20 तारीख तक भी उसके आगे बढ़ने की कोई संभावनाएं नहीं है। जाहिर सी बात है कि उसका असर जो है वो दो मुख्य चीज़ों पर है। जो पानी की अवेलेबिलिटी का मसला है और दूसरा खेती का। सबसे पहले पानी से शुरू करते हैं और वेस्टर्न इंडिया से ही शुरू करते हैं। कल ही बीएमसी ने एक और वाटर कट अनाउंस किया है। सबसे पहले पिछले महीने 10% वाटर कट की घोषणा की गई थी रिहायशी इलाकों के लिए, और कल जो है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उसमें भी 20% की कटौती अनाउंस कर दी गई थी बीएमसी द्वारा। बीएमसी ने एक और ड्रास्टिक स्टेप लेते हुए कल ही जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं मुंबई में और जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं वहां पर टेम्परेरीली सारी वाटर सप्लाई को रोक दिया है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जो भी नए वाटर कनेक्शन की जो अर्जियां दी गई थी उसे भी फिलहाल होल्ड कर लिया है। मुंबई की अगर बात कर लें तो वो 7 झीलें जो मुंबई को पानी सप्लाई करती हैं वहां पे आज सुबह 6 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 10% पानी अवेलेबल था। तो ये एक चिंता का विषय है। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ आज की सुबह तक सिर्फ और सिर्फ 24% पानी 3000 से ज़्यादा डैम्स में अवेलेबल था। अब इसका सीधा असर जो है वो खेती पर भी है मनीषा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनली अब तक एल नीनो का असर सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल हिस्से होते हैं भारत के और जो पश्चिमी हिस्से हैं उन राज्यों में ज़्यादा रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कल ही कृषि मंत्रालय ने एक बैठक की। कृषि मंत्री ने जो कि अपने ऑफिशियल्स को, अपने अधिकारियों को उसके साथ साथ राज्य सरकार को और जिला स्तर पे अधिकारियों को एक कंटिजेंसी प्लान बनाने को कहा है किसानों के लिए। कंटिजेंसी प्लान फसल के मुताबिक, जिले के मुताबिक और राज्य के मुताबिक बनाना है। अब देखिए, इन सब में एक अपील जो किसानों से सरकार बार बार कर रही है मनीषा, वो ये कि अपनी खरीफ की बुआई को वो थोड़ा डिले कर दे। पर सच्चाई यह है कि ये जो मैसेज है ये बहुत लेट पहुंचा है किसानों के पास, बहुत देरी से पहुंचा है और कई किसान इसके कई राउंड्स सोइंग के ऑलरेडी कर चुके हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दालों के जो दलहन के किसान हैं उन्होंने शुरू कर दी थी अपनी रोपाई और अब उन्हें उसे बीच में रोकना पड़ा है। यानी उनका तो बिल्कुल जो प्रोडक्शन कॉस्ट था जो वैसे ही उनके लिए समस्या बना हुआ है वो बढ़ गया है। जरा पूर्वी हिस्से की बात कर ले तो वहां पर मॉनसून चल तो रहा है पर बड़ी केचुआ चाल चल रहा है और उसके बावजूद भी मॉनसून का जो एडवांसमेंट है वो होने के बावजूद भी जो बरसात की गतिविधि है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों की अगर बात कर ले तो एल नीनो का पैटर्न ये बताता है कि खरीफ की जो फसल होती है उस पर कम से कम भी 10% असर तो पड़ता ही पड़ता है एल नीनो का। जी बिल्कुल। अब देखिए 2023 इसमें एक एक्सेप्शन था कि एल नीनो का साल होते हुए भी प्रोडक्शन बढ़ा था कुछ एक फसलों का, लेकिन यह भी समझना होगा कि 2023 में सिर्फ और सिर्फ 6% वाटर रेनफॉल डेफिसिट था क्योंकि वो वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर की कैटेगरी में नहीं आता था। लेकिन ये साल जो है NOAA पहले ही कह चुका है कि 63% चांस है कि इस बार का जो एल नीनो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जाएगा। और अगर यूरोपियन मॉडल्स की बात करें और ऑस्ट्रेलियन मॉडल की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि सी का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा बहुत कॉमन नहीं है, थोड़ा रेयर है। इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि शायद वो सितंबर तक हो तो शायद हमारे मॉनसून मंथ निकल जाएं, पर अभी के लिए एल नीनो का असर सितंबर के महीने तक दिखाई देने ही वाला है। तो फिलहाल कोई राहत नहीं दिखाई दे रही। एब्सोल्युटली सांतिया, आपने जो भी चीजें कही हैं उसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं कही है, लेकिन वही चिंताएं हैं फिलहाल यहाँ पर बाजार में। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक बारिश की बात है, वाटर रिजर्वॉयर्स की बात है, एल नीनो है, सभी तरफ से यहाँ पर खरीफ फसलों को नुकसान होने की एक्सपेक्टेशन है। और इसी में एक कॉटन भी है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कोटक हैं। विनय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और महाराष्ट्र कर्नाटका में तो हालत थोड़ी ख़राब है। महाराष्ट्र में तो क्लियरली 70% की डेफिशिएंसी है, गुजरात में 80-85% डेफिशिएंसी है। एज ऑफ नाउ कॉटन की फसल अर्ली डेज हैं, पर आपको लगता है चिंताजनक बात है? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अभी ये बारिश जो कम है उसके कारण एक थोड़ा एक्रेज कॉटन का बढ़ जाएगा। तो हमें लगता है कॉटन का एक्रेज अबाउट 10% बढ़ेगा पूरे इंडिया में, क्योंकि
क्योंकि कॉटन को सबसे कम रुई पानी चाहिए। हम्म तो कॉटन इज अ सेफर क्रॉप फॉर द फार्मर्स। तो वो सोच के फार्मर्स एक्रेज तो बढ़ाएंगे कॉटन में, लेकिन आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, कभी स्टार्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, उसके हिसाब से यील्ड पे असर होगा। तो कॉटन में यील्ड विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व। वो बारिश के कैसे, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म बाकी तो एक्रेज तो इसके कारण एक्रेज पड़ेगा। विनय जी, किन महीनों में कॉटन अगर बोई जाए तो किन महीनों में कॉटन को पानी चाहिए? हाँ विनय सॉरी, लाइन जी, विनय जी, मैं आपसे पूछ लाइन रही ड्रॉप थी हो कि बारिश कब इम्पोर्टेंट होगी, जुलाई में कि अगस्त में या सितंबर में कॉटन के लिए? नहीं, अभी जुलाई 10 तक तो ठीक से बारिश चालू हो जानी चाहिए, अदरवाइज द क्रॉप विल बी वेरी मच लेट। हम्म और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन अप टू अक्टूबर 15 तक वांदा नहीं है। अप टू अक्टूबर 15 तक बारिश होवे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा यील्ड तो कम होगा। हम्म फिर भी अगर 4-5% यील्ड कम होगा, लेकिन 10% एकरेज बढ़ेगा। ओके विनय जी, अगर हम ओवरऑल कॉटन क्रॉप की यहाँ पर बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? फिर लास्ट ईयर क्या 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 फाइनल नंबर क्या है, इस साल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? लास्ट ईयर का फाइनल तो अभी हम और एक महीने के बाद नक्की होगा, लेकिन डेफिनेटली 330 क्रॉप हो जाएगा। 330 लाख ओके क्रॉप डेफिनेटली हो जाएगा। हम्म और इस साल से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अभी, अगर 10% एकरेज बढ़ा के 4% यील्ड घटा के भी देखें तो? तो क्रॉप तो बढ़ेगा ऐसा लग रहा है, क्या अगले साल क्रॉप तो बढ़ना चाहिए। ओके एटलीस्ट 5 से 10 लाख गांठ बढ़नी चाहिए, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन खराब रहा तो यील्ड 5 से ज्यादा भी घट सकता है। अंडरस्टूड It is सो आई नो too early to predict any crop, for the next year. आई अंडरस्टैंड दैट विनय जी, ऑफ कोर्स जिस तरह की अनसर्टनिटी यहाँ पर बनी हुई है फिलहाल, किस मोड भी यहाँ पर वो नंबर्स जा सकते हैं। लेकिन विनय जी, अगर हम ओवरऑल प्राइसेस की यहाँ पर बात करें, और क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटी कुछ समय के लिए यहाँ पर वेव ऑफ कर दी गई है, किस तरह से उसका इम्पैक्ट इंपोर्ट्स पे और प्राइसेस पे आता हुआ आपने देखा है? इंपोर्ट की ड्यूटी 11% निकाल दी है, फिर भी आई थिंक इंडिया इज स्टिल चीपेस्ट इन द प्राइस। तो प्राइस पैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो ज्यादा इंपोर्ट होना मुश्किल लग रहा है। दूसरा, विंडो भी बहुत छोटा है, क्योंकि अक्टूबर एंड तक ही ड्यूटी फ्री है और कम से कम 45 दिन ट्रांजिट में लगते हैं। दैट मींस 15 अगस्त के बाद जो शिपमेंट होगा वो सितंबर तक नहीं आएगा। सो ये करंट सीजन में मेरे ख्याल से एडिशनल बिकॉज ऑफ ड्यूटी रिमूवल 6 से 7 लाख गांठ आएगी, उससे ऊपर नहीं आएगी। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया मिस्टर कोटक हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए। तो क्लियरली एकरेज बढ़ सकती है, लेकिन यील्ड्स में गिरावट है, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। फसल बढ़ सकती है, लेकिन भी उसमें भी इफ्स एंड बट्स हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आगे मानसून कैसा है, सोइंग कैसी है, और उसके बाद फ्लावरिंग पॉड के टाइम पर यहाँ पर किस तरह के नंबर्स आते हैं, उस पर नज़र होगी हमारी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के चंद्र प्रकाश सूर्या जुड़ चुके हैं। सूर्या जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कुछ दुबई खुलने लगा है, कुछ यहाँ पर पीस डील की बात हो रही है, कुछ पॉजिटिव खबरें यहाँ पर निकलती हुई नजर आई हैं। क्या इम्पैक्ट देखते हैं यूएई एंड दुबई पर? एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव सब चल रहा है यहाँ पर। एंड गोल्ड की जो प्राइस घटी थी लास्ट वीक, उसके अंदर बहुत अच्छी डिमांड आई थी। एट द रिटेल लेवल देयर इज वेरी गुड सेल्स हैपनिंग। टूरिस्ट अभी भी नहीं है यहाँ पर, ज्यादा टूरिस्ट कम आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ पर रहते हैं लोग, वो अभी यहाँ पर समर सीजन होने वाला है, छुट्टियां होने वाली है, तो उसके लिए बाइंग करते हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। और अब की बार तो और भी ज्यादा बाइंग होगी थोड़ी बहुत, बिकॉज ड्यूटी का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। तो अपने नियर एंड डियर वंस के लिए जो भी गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं वो सभी ले रहे हैं अभी। इसीलिए यहाँ पर डिमांड इज वेरी वेरी गुड राइट नाउ। एट दी होलसेल लेवल ऑल्सो डिमांड इज गुड, बिकॉज जैसे वो ईद और उस दौरान जो सेल्स हुए थे उसका सबका वापस अभी कवरिंग चल रहा है। So overall, I would say the market is fairly stable. ओके जैसे आपने कहा टूरिज्म अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ड्यूटी डिफरेंस के चलते यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी है। तो अगर एक नॉर्मल ईयर से कंपेयर करें इस समय में, किस तरह के परसेंटेज नंबर्स फिलहाल यहाँ पर बाइंग में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, I would be just making a guess, but if I compare के जून और अभी जून में कितना डिफरेंस है, तो in terms of डॉलर वैल्यू कम डिफरेंस होगा।
लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिफरेंस काफी होगा, मे बी अराउंड 40-50% रहा होगा अभी। एक फाइनल सवाल सूर्या जी, यहाँ पर ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स की अगर यहाँ पर बात की जाए, आपको लगता है टूरिज्म आना शुरू होगा इंडिया यूएई में के बीच में जो हमने एक गैप या एक कट आता हुआ देखा है, वो कितनी जल्दी आपको लगता है कि फिल हो जाएगा? इसी टूरिज्म से गोल्ड का बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो गोल्ड इंपोर्ट होता है इंडिया में वो काफी कम हो गया जब से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला है कि गोल्ड का इंपोर्ट कम करें। सो पीपल हैव बीन एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कट डाउन। आई वुड से यहाँ से जो गोल्ड एक्सपोर्ट होता था दैट इज ऑलमोस्ट मे बी 5 या 10% हो रहा है अभी। इट इज डाउन बाय दैट। सो अभी कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं वापस पॉलिसीज में, तो हो सकता है थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अभी एक दिक्कत होगी कि ये गोल्ड इंपोर्ट नहीं होने से जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनको गोल्ड नहीं मिल रहा है। करेक्ट। तो वो भी दिक्कत आ रही है उनको गोल्ड एक्सपोर्ट करने में। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू इट एंड थोड़े समय में ये भी सब सॉल्व हो जाएगा। रहा सवाल कि यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं और इंडिया लेके जाते हैं, बट दैट इज अ वेरी लो क्वांटिटी। आई कैन नॉट से दैट उसके ऊपर पूरा मार्केट डिपेंड करेगा। इंडियन टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड जो आते हैं उनकी लिस्ट में हमेशा होता है कि जब दुबई आएंगे तो गोल्ड बाय करें। तो जैसे टूरिज्म शुरू होगा आई एम श्योर वी विल बी बैक इन बिजनेस। एब्सोल्युटली, जो दुबई जाता है गोल्ड लेके आता है, आई थिंक एक माइंडसेट बन चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि अभी टूरिज्म नहीं है, नंबर्स काफ़ी वीक हैं, लेकिन आगे जाते हुए जिस तरह की फिलहाल स्थिति है शायद ये सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आए। मिस्टर सिरोया एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल्स शेयर भी करने के लिए। इसी उसके दिनेश सोमानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो नॉन एग्रो में ही जानना चाहेंगे किस तरह के टॉपिक्स या टॉप ट्रेड्स रिकमेंड करेंगे आप? गोल्ड और सिल्वर तो मनीषा जी एकदम रेंज और दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं कॉमिक्स गोल्ड की बात करूं तो 4300 के आसपास सपोर्ट लेता है, 4370 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। मेरे लिहाज से फेड के डिसीजन का थोड़ा सा इंतजार है, उसके बाद क्लियर डायरेक्शन हमें देखने मिलेगी। मैं सिल्वर की बात करूं तो 2,46,000 ये सपोर्ट है और 2,54,000 एक रेजिस्टेंस है, एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। कॉपर थोड़ा सा मूव करने का आज प्रयास किया बहुत समय के बाद में 1340 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। आई थिंक 1355 के लेवल्स कॉपर प्रोबेबली आज दिखा सकता है, यही बेस्ट पिक होना चाहिए। और साथ ही साथ एग्रो स्पेस में क्या करने की राय देंगे, क्योंकि जिस तरह का एल निनो है, जिस तरह से बारिश कम है, यहाँ पर टॉप ट्रेड्स क्या उभर रहे हैं? बिल्कुल, जिस हिसाब से मौसम की चिंता नजर आ रही है, सबसे टॉप पिक मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के पर ही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए। 3670 3675 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाइंग बनता है, ऊपर में 3740 के लेवल्स मंडे तक हमें देखने मिल सकते हैं और 3622 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ धनिये के फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, साथ ही साथ टेक्निकल स्ट्रक्चर भी एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 14,000 14,200 के आसपास धनिया अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 14,900 के लक्ष्य के लिए 13,500 की स्टॉप लॉस मेंटेन। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर धनिया में की जानी चाहिए। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।